गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास का पहला पार्ट पढ़ेंगे छठी क्लास से। कब, क्या, कहाँ और कैसे। इसमें हम पता करेंगे कि जो पहले जो लोग होते थे वो किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे। अतीत के बारे में हम जो है इस पार्ट में जानेंगे। तो एक लड़की है जो रशीदा है, बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सूची पर पड़ी। 100 साल पहले की वो बात थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। उसके मन में ये सवाल उठा, तो कैसे पता लगाएंगे ये जानने के लिए कल क्या हुआ था कि तुम रेडियो पे सुनते हो, टेलीविजन पे जिस तरह अखबार पढ़ते हो। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करते हो जो तुम्हें ये सब बताता है, जैसे अपने घर के बड़े हो गए, तुम्हारे मम्मी पापा बड़े। अब हमारा टॉपिक आता है पहला कि अतीत के बारे में हमें जो है कैसे पता चलेगा। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम ये जानेंगे जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह घर में रहते थे। अखेट खल संग्रह के बारे में जानेंगे, पशुपालकों के बारे में जानेंगे, कृषि कैसे करते थे वो लोग, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हमें हासिल होती है। उनसे कहानियाँ सुन के, नाटक के तौर पर और गीतों के माध्यम से हम ये सब जान सकते हैं। अब लोग कहाँ रहते थे हम ये जानेंगे कि जो पहले अखेट खल संग्रह के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। अखेट खल संग्रह का मतलब होता है जो पहले वाली पुरातन वाली जो जीवन होते थे, आदि मानव वाला जो जीवन होता था उनको अखेट खल संग्रह के लोग बोलते थे। तो कई लाख वर्ष पहले जो है लोग नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ खग संग्रह, कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो भोजन के लिए जड़ों और फलों और तथा जंगलों पे निर्भर रहते थे। जानवरों का शिकार पे निर्भर रहते थे। तो वो लोग, अब हम उत्तरी पश्चिमी की सुलेमान और करेथी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या है। उसमें बेटा देखो, आपको 8000 साल पहले जो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जो है गेहूं बनाया, उसके बाद जो फसल उगाई आरंभ किया उन्होंने। उसके बाद जो है वो पशु पे निर्भर होने लग गए, जैसे भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशु को जो है वो पालने लग गए। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ियों का पता लगाओ। ये जो है ये देखो, ये जो मानचित्र दे रखा है ना आपको, इसमें है वो सारी पहाड़ियाँ, जैसे काबुल नदी, सुलेमान है, सिंधु नदी है, व्यास नदी है, यमुना नदी है, चंबल है, गंगा नदी, सोना नदी, महानदी, गोदावरी। तो ये जो सारे हैं आपको बता रखा है कि जो वन और जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, कौन कौन सी नदियों के वहाँ पे उन्होंने स्थान बना रखा था। तो ये जो नीला नीला दिखा रखा है ना आपको, ये वही है। तो कुछ अन्य जो थे वो कृषि का विकास हुआ। जैसे पहले तो था पशुओं पे निर्भर रहते थे, शिकार करके उनका भोजन करते थे। अब उन्होंने क्या कर लिया था, अब उन्होंने जो है कृषि का विकास कर लिया था। जैसे चावल और गेहूं, जो ये सब जो है वो उत्पादन करते थे। ये वाला मैप जो है आपको कॉपी में बना के और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। अब हम देखेंगे कि जो लोग थे वो कैसे ना यात्रा क्यों करते थे, उनको यात्रा करने की क्यों जरूरत पड़ती थी। पहाड़ी और पर्वत और समुद्र पे जो महाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते थे लोग थे, जो एक सीमा को पार करना उनके लिए आसान नहीं होता था। जिन्हें ऐसा चाहो वो ऐसा कर सकते थे। वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते थे, लेकिन जो है समुद्र को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी वो कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध बना दिया। 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की तरकीब के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। अब देश के नाम, अपने देश के लिए हमने प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया है, लेकिन जो है इंडिया शब्द है इंडास से निकला है। इससे संस्कृत से सिंधु कहा जाता है। अभी आपको पता ही है हमारी सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, सिंधु संस्कृति है। पता है 25 वर्ष पहले की। अब आपने क्लास में भी देखा है कि ईरान और यूनान का पता लगाओ कि जैसे लगभग 25,000 साल वर्ष पहले जो था, उत्तरी पश्चिमी की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के
अब ये जो मैंने आपको ये अंडरलाइन कराई, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये देश का जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इंडिया है वो किस किस से, मतलब किस किस शब्द से बनकर निकल कर बना है। अब देखो इसे यूनानियों ने जो थे, जो सिंधु के ऊपर जो सबसे पहले आए थे, इन्होंने इसका नाम जो है इंडास रखा था। तो इस नदी के पूर्व में स्थित भू प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तरी पश्चिम में रहने वाले लोगों ने किया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी है और ये किसमें मिलती है आपको? ऋग्वेद में मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो नाम है वो कहाँ से है, किस तरह से है। ठीक है, अब हम अतीत में के बारे में जाने कैसे, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से ले सकते हैं, बताइए आपको। इसे हम या पुस्तक में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते हैं। अब सबसे पहले हमें जो अतीत के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा उल्लेख किसे कहा जाता है? पांडुलिपियों को। क्यों? क्योंकि उस पे जो है उसमें लिखे होते हैं। पांडुलिपियों पे जो हमने जो पहले जो होती थी, जिस तरह देखो ये आपको ये दिखा रखा है पिक्चर में, इस तरह से। अब पहले की तो कॉपी किताब नहीं होती थी ना कि उस पर लिख देंगे, तो क्या कहाँ पे लिखते थे? वो पांडुलिपि, किसी भी पत्थर के धातु पे लिखते थे वो लोग। तो इससे जो है हमें इतिहास का पता चलता है। तो अब पांडुलिपि जो है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला म्यूटिक्स शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपि प्राय तानपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था। तो जो ये पांडुलिपि है जो किसको बनाया जाता है? पेड़ की खाल के ऊपर लिखा जाता था, पत्थरों के उससे होता था। और इसको जो पांडुलिपि हिंदी में कहा जाता था और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता था? लैटिन भाषा से मिला था, मैग्निफिसेंट। अब सवाल आता है कि इतने वर्षों में जो है इनमें से कई पांडुलिपियों को जो है कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट भी कर दिए थे। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त है। विहारों मतलब का पता रखा है मैंने आपको पहले भी कि विहारों क्या होता है? जहाँ पर संग्रहालय, जहाँ पे रखा जाता है पुरानी चीजों को। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है। अब जो है इस विहारों में जो है, विहारों में मंदिरों में जो रखा जाता है धार्मिक जो होते हैं, इसमें जो है राजा के जीवन के बारे में, उनकी औषधियाँ जो होती थी उसके बारे में और उनके विज्ञान के बारे में पता चलता है। कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और जो है कई तो है जो संस्कृत में लिखे रहते हैं और कई तो ऐसी भाषाओं में लिखे होते हैं जिनको थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं और प्राय जो भाषा होती है उसका जो बोलचाल होता है वो तो हम करते ही हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत पे मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, राजा और रानियों के बारे में, पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अतीत एक है या अनेक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, धातुओं से, पांडुलिपि से, ये सब इस सब से जो है हम अतीत के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाँ भाई वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, सबसे पहले जो थे वो कहाँ पे रहते थे, है ना। उसके बाद हमने ये जाना कि भाई हमारा जो इंडिया है वो किस तरह से, देश का जो हमारे नाम किस तरह से उन्होंने विख्यात किया था। उसके बाद फिर हमने उनका जीवन पढ़ा कि हमें उसमें जो है क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अभिलेखों में जो है राजा रानियों के जीवन के बारे में मिलता है, पता करने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि अतीत एक है या अनेक है, मतलब कि अतीत एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारा अतीत का ध्यान दिया होगा? और हमारा आपको पता है कि हमारी जो पुस्तक है इसका नाम है हमारा अतीत, कि हमारा अतीत कैसा है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है, की ओर से ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग थे जो अतीत के अलग अलग मान्य थे। अब बताइए आपको कि हाँ भाई अपने अतीत को कितने खंडों में बांटा गया? अपने अतीत को 3 खंडों में बांटा गया है, पता है ना, नवपाषाण, पाषाण, मध्य पाषाण। तो उसी तरह से हमारा अतीत के बारे में भी उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग बातें की। अब देखो उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको, जैसे पशुपालक होते हैं अथवा कृषि का जीवन राजा और रानी के जीवन से तथा व्यापार और शिल्पकार के जीवन से बहुत ही भिन्न होता है। राजा और रानी का जीवन जो है पशुपालक और कृषि के जीवन से, और शिल्पकार, जो शिल्पकार किसे बोल रखा है, जो धातुओं का जो निर्माण करते थे, धातु के ऊपर जो रेखाकृत करते थे, डिजाइन बनाते थे उनको। तो ठीक है, इन सब का जो जीवन था बेटा वो सब ना अलग अलग था, एक दूसरे से बिल्कुल भी जो है मिलता नहीं था।
उनके जो व्यवहार थे, रीति रिवाज का वो भी पालन करते थे वो, ठीक है। और पशु शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। अधिकांश जो लोग थे अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए वो लोग जो थे शिकार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और फल फूल के जो संग्रह थे उसको मतलब फल फूल को खाते थे वो, ठीक है। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग जो थे वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। जैसे कि अब शहर में रह रहे हैं तो वो तो वहाँ पे कृषि नहीं करेंगे, तो वो जो है अन्य लोगों पे, अन्य कृषकों पे जो है निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है और आपको पता है कि इस समय जो हमारा ये काल चल रहा है इसमें भी जो है ये सभी सामान्य है, क्योंकि हम भी जो है निर्भर रहते हैं किसी और के ऊपर, है ना। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे और जो शासक थे वो अपनी जो भी उनकी जो बातें होती थी, युद्ध होते थे, उन सबको जो है क्या करते थे, लिख कर रखते थे। उसी चीजों के बारे में हमें आज, जब उन्होंने वो लिखा है इसलिए जो है हम आज उनको पढ़ सकते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह और कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य को लेखा जोखा नहीं करते थे। अब जो राजा थे वो तो अपना लेखा जोखा करते थे, अपनी जो भी उनके साथ व्यतीत होता था उसको लिखते थे, लेकिन जो आम लोग थे वो बेटा ये सब नहीं लिख पाते थे, वो अपना इतिहास नहीं लिखते थे। पुरातत्व की यह सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है और हमें जो है अभी भी इन सब के बारे में जो है अच्छे से जानकारी नहीं है इतिहास को। तिथि से क्या अभिप्राय होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद ही तुम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि कुछ इस तरह से बताओगे, लेकिन वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म पर ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो ईसा पूर्व होता है वो जो होता है वो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जब लिखा जाता ना ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व, और लिखा जाता वो जो आगे आता है वो ईसा मसीह के जो जन्म के पहले आता है और जो बाद में आता है ना वो जन्म के बाद आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। ऐसे वर्तमान में पूर्व की तिथि का उल्लेख करता है। तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो ईसा पूर्व होता है, जैसे 2000 लिख देते हैं, लेकिन आपको इतिहास में देखा आपने पहले ईसा पूर्व लिखते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, कृषि का आरंभ जो है कब हुआ है? कृषि का आरंभ देखो, कृषि का आरंभ 18,000 वर्ष पूर्व हुआ है बेटा, ठीक है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर किसको कब माना गया था? 4700 वर्ष पूर्व। अब पूर्व में बताया, मैंने अभी आपको बताया था ना, पूर्व बोलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो और गंगा घाटी नगर मगध का बड़ा राज्य माना जाता है। वो कब माना जाता है? 25,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। गंगा घाटी का जो सबसे बड़ा राज्य होता है वो कौन सा होता है? मगध। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है और जो हमारा वर्तमान था वो कब तक माना गया था? 2000 वर्ष पूर्व माना गया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब देखो, निम्नलिखित का सुमिलान करना है, ठीक है। जैसे मिलान करना है इनका। नर्मदा नदी का क्या है?